आप लोग, एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो हमारे समाजशास्त्र की सीरीज चल रही थी। समाजशास्त्र के अंदर हम क्वेश्चंस के माध्यम से समाजशास्त्र को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले हमने शुरू की थी कि जो हमारी पुरानी परीक्षाओं में आ चुके हैं, RS मेंस के अंदर आ चुके हैं वो क्वेश्चन, तो उनको शुरू कर रहे थे। हमने 2018 के, 2021 के और 2023 के जो RS मेंस के क्वेश्चन थे उनको किया था। और इसी क्रम में अब 2016 के जो RS मेंस के क्वेश्चन है उनको देखते हैं। आज 2016 के RS मेंस की क्वेश्चन है, तो ये 2 बार परीक्षाएं आयोजित हुई थी, 2016 वाली, तो इसी की देखेंगे आज कौन कौन से क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नेम 4 क्लासिकल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हु हैव मेड पायनियर कंट्रीब्यूट टू इंडियन सोशियोलॉजी। मतलब उन 4 शास्त्रीय भारतीय समाजशास्त्रियों का नाम बताइए जिन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में अग्रगामी योगदान दिया हो। तो हमें क्या बताना था, कोई 4 भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताने थे। तो हम 4 क्यों, ज़्यादा का नाम बताएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य उन क्वेश्चनों को हल ही नहीं करना और आपको भविष्य की परीक्षाओं के लिए तैयार भी करना है। तो सवाल का जवाब देते हैं। भारतीय समाजशास्त्री ने भारतीय समाज, संस्कृति, जाति व्यवस्था, धर्म, ग्रामीण और शहरी संरचना, सामाजिक परिवर्तन, नारीवाद, आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण अध्ययन किए। यहाँ कुछ भारतीय समाजशास्त्रियों उनके योगदान का विवरण देखते हैं। एक आता है हमारे कौन से, गोविंद सदाशिव गुरिये, मतलब GS गुरिये। इनका योगदान हमारे 1893 से लेके 1983 तक था। योगदान तो क्या होगा, इनका जन्म 1893 से 1983 तक था, मतलब 90 साल तक इनका जीवन रहा था। भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं किसको, गोविंद सदाशिव गुरिये, GS गुरिये की बात करें तो इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। जाति, जनजाति, नगर समाजशास्त्र, भारतीय संस्कृति पर इन्होंने व्यापक अध्ययन किया। किस पे, जाति, जनजाति, नगर समाजशास्त्र और भारतीय संस्कृति पर इन्होंने व्यापक अध्ययन किया। इनकी कृतियों की बात करें तो कास्ट रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया इनकी बुक थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। दूसरा आता हमारा कौन सा समाजशास्त्री, MN श्रीनिवास, 1916 से 1999 तक रहे। कब, 1916 से 1999 तक रहे MN श्रीनिवास। जाति और सामाजिक संरचना पर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। क्या, जाति और सामाजिक संरचना पर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। बात करें इनकी अवधारणाओं की, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, क्या संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की इन्होंने अवधारणा दी थी। प्रमुख कृतियों की बात करें तो सोशल चेंजेज इन मॉडर्न इंडिया इनकी बुक थी। बुक का नाम आप याद रखेंगे, सोशल चेंजेज इन मॉडर्न इंडिया। फिर बात करें आंद्रे बेते, क्या आंद्रे बेते 1934 से 1923 तक। आप सोचेंगे ये कैसा नाम है, ये इंडियन नाम तो लगता ही नहीं है, लेकिन हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है इंडिया में। ऐसा नहीं है कि जो हमारे क्रिश्चियंस जो फिलोसोफर्स है या फिर हमारे सोशोलॉजिस्ट है ये नहीं हो सकते, ये भी है हमारे। तो आंद्रे बेते ये 1934 से 2023 तक रहे। 2023 में इनकी मृत्यु हुई थी आंद्रे बेते की। ये सामाजिक असमानता, जाति और वर्ग का अध्ययन किया इन्होंने। क्या, सामाजिक असमानता, जाति और वर्ग का इन्होंने अध्ययन किया। इनकी बुक की बात करें तो कास्ट, क्लास एंड पावर, क्या कास्ट, क्लास एंड पावर इनकी बुक का नाम है, आंद्रे बेते। फिर आते हैं हमारे योगेंद्र सिंह, क्या आते हैं, योगेंद्र सिंह। तो योगेंद्र सिंह की बात करें 1932 से 2020 तक ये रहे थे। आधुनिक मॉडर्नाइजेशन और सामाजिक परिवर्तन का काम इन्होंने किया। कि आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन पर इन्होंने बहुत काम किया। इनकी बुक की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन इन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, बुक का नाम क्या, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इनकी बुक है। फिर IP देसाई 1913 से 1985 तक रहे। कौन, IP देसाई 1913 से 1985 तक रहे। इन्होंने संयुक्त परिवार, सामाजिक संरचना पर अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया, संयुक्त परिवार और सामाजिक संरचना पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। इनकी बुक की बात करें तो बुक का नाम है चेंजिंग फैमिली इन इंडिया, क्या, चेंजिंग फैमिली इन इंडिया इनकी बुक है, IP देसाई। फिर AR देसाई, AR देसाई की बात करें 1915 से 1994 तक रहे। कब, 1915 से 1994 तक रहे। कौन, हमारे AR देसाई। AR देसाई की बात करें तो ये हमारे मार्क्सवादी दृष्टिकोण था इनका। क्या, मार्क्सवादी दृष्टिकोण था, तो इन्होंने क्या, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय समाज का विश्लेषण किया। किस दृष्टिकोण से, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इन्होंने जो भारतीय समाज है इसका विश्लेषण किया। इनकी बुक की बात करें तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, क्या, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इनकी बुक थी, जिनको
को लिखा इन्होंने। फिर आते हैं हमारे बी आर अम्बेडकर साहब। तो भीमराव अम्बेडकर जी है हमारे। तो 1891 से 1956 तक रहे। जाति व्यवस्था, दलितों के अधिकार, सामाजिक न्याय पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्य किया। क्या जाति व्यवस्था, दलितों के अधिकार और सामाजिक न्याय पर इन्होंने कार्य किया। इनकी बुक की बात करें तो एनिलिशन ऑफ कास्ट, मतलब जाति का उन्मूलन होना चाहिए, तो वो इनकी बुक थी एनिलिशन ऑफ कास्ट। फिर आते हमारे इरावती कर्वे। इरावती कर्वे की बात करें तो इरावती कर्वे हमारी 1905 से 1970 तक थी। कब से कब तक? 1905 से 1970 तक रही। और इन्होंने क्या परिवार, विवाह और जाति व्यवस्था पर शोध किया। किस पे? परिवार, विवाह और जाति व्यवस्था पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोध किया। इनकी बुक की बात करते हैं किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। क्या? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इनकी बुक थी। फिर आते हैं हमारे कौन से? जेपी नायक। जेपी नायक हमारे 1907 से 1981 तक थे। इस सन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नाम और इनकी यदि आप बुक भी याद कर लेते हो नाम तो भी काफ़ी रहता है आपके लिए। तो आप साथ ही साथ इनको याद भी करते रहें। जेपी नायक 1907 से 1981 तक रहे। भारतीय शिक्षा प्रणाली और सामाजिक विकास पर इन्होंने कार्य किया। क्या? भारतीय शिक्षा प्रणाली और सामाजिक विकास पर इन्होंने कार्य किया। फिर सतीश सभरवाल 1933 से 2010 तक इन्होंने कार्य किया। सतीश सभरवाल इन्होंने क्या? सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकता पर अध्ययन किया। क्या? सतीश सभरवाल ने कहाँ अध्ययन किया? सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकता पर अध्ययन इन्होंने किया। निष्कर्ष रूप में देखें तो भारतीय समाजशास्त्रियों ने क्या किया? जाति, वर्ग, धर्म, सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकता, परंपरा के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। इनका कार्य क्या? भारतीय समाज को समझने और नीतियों को बनाने में बहुत उपयोगी साबित हुआ। तो एक बार नाम वापस बता देते हैं आपको। 4 के नाम पूछे थे, लेकिन हम आपको 10 बता रहे हैं ताकि जो भी नाम याद रह जाए वही बढ़िया। पहले हमारे गोविंद सदाशिव गुरिये, GS गुरिये। दूसरे हमारे MN श्रीनिवास। तीसरे आंद्रे बेत्ते। चौथे हमारे योगेंद्र सिंह। 5वां IP देसाई। 6वां AR देसाई। 7वां BR अम्बेडकर। 8वां इरावती कर्वे। 9वां JP नायक। 10वें हमारे कौन है? सतीश सभरवाल। अगला क्वेश्चन आता हमारा, तो भारत में परंपरागत रूप में जाति किस प्रकार श्रम विभाजन से संबंधित है? क्या? भारत में क्या? परंपरागत रूप में जाति किस प्रकार श्रम विभाजन से संबंधित है, मतलब हाउ इज कास्ट ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो ये सवाल था। परीक्षा की बात करें तो 2016 की जो मेंस थी, तो 2016 की मेंस में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन था, क्या है? भारत में परंपरागत रूप में जाति किस प्रकार श्रम विभाजन से संबंधित है। इसका जवाब देखते हैं। भारत में परंपरागत जाति व्यवस्था और श्रम विभाजन की बात करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था परंपरागत रूप से एक विभाजित श्रम प्रणाली पर आधारित रही है। क्या? भारत में जाति व्यवस्था क्या? परंपरागत रूप से एक विभाजित श्रम प्रणाली पर आधारित रही है। और यह श्रम विभाजन न केवल आर्थिक कार्यों को निर्धारित करता था, बल्कि सामाजिक स्थिति, अधिकारों और जीवन शैली को भी नियंत्रित करता था। क्या? भारत में जाति व्यवस्था परंपरागत रूप से एक विभाजित श्रम प्रणाली पर आधारित रही है। यह श्रम विभाजन न केवल क्या आर्थिक कार्यों को निर्धारित करता था, बल्कि क्या सामाजिक स्थिति, अधिकारों और जीवन शैली को भी नियंत्रित करता था। जाति और श्रम विभाजन का संबंध देखते हैं कि जाति और श्रम विभाजन का संबंध क्या है। तो परंपरागत भारतीय समाज में जाति और व्यवसाय इनके बीच में गहरा संबंध रहा है। जो हमारा परंपरागत भारतीय समाज था, तो इसमें क्या जाति और व्यवसाय के बीच में क्या गहरा संबंध रहा है। जातियाँ विशिष्ट कार्य से जुड़ी हुई थी। क्या? जातियाँ क्या किससे जुड़ी होती थी? विशिष्ट कार्य से जुड़ी होती थी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दिए जाते थे। जो ये कार्य क्या होते थे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दिए जाते थे। जैसे हमारे ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण का कार्य होता था ज्ञान और शिक्षा का। ब्राह्मण का कार्य क्या होता था? ज्ञान और शिक्षा से संबंधित थे। तो धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, शिक्षा और न्यायिक कार्य किया करते थे। क्या क्या कार्य करते थे? धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, शिक्षा और न्यायिक कार्य किया करते थे। समाज में इनकी उच्च प्रतिष्ठा होती थी, लेकिन ये शारीरिक श्रम नहीं करते थे। ये क्या नहीं करते थे? शारीरिक श्रम नहीं करते थे। दूसरे होते थे हमारे क्षत्रिय। क्षत्रिय की बात करें तो ये रक्षा और प्रशासन का कार्य करते थे। क्या करते थे? रक्षा और प्रशासन का कार्य करते थे। तो शासक, सैनिक और प्रशासनिक कार्यों में संलग्न रहते थे। मतलब शासक का कार्य करते थे, सैनिक और प्रशासनिक कार्यों में भी संलग्न रहते थे। समाज की रक्षा और शासन की जिम्मेदारी इनके पास होती थी। क्या होती थी? समाज की रक्षा
और शासन की जिम्मेदारी इनके पास होती थी। किनके पास? क्षत्रिय। और ये कार्य क्या करते? रक्षा प्रशासन का। फिर वैश्य की बात करें, व्यापार और कृषि का कार्य करते हैं। क्या? व्यापार और कृषि का कार्य करते हैं वैश्य। तो व्यापारी कृषि उत्पादक और धन संचालक होते थे। क्या? ये क्या? वैश्य क्या होते थे? व्यापारी होते थे, कृषि उत्पादक और धन संचालक होते थे। आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन करते थे। ये क्या करते थे? आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन करते थे। फिर बात करते हैं शूद्रों की। तो शूद्रों की बात करें तो सेवाएं और श्रम कार्य करते थे। कि सेवाएं और श्रम कार्य करते थे। अन्य 3 वर्णों की सेवा और विभिन्न श्रम साध्य कार्यों में संलग्न रहते थे। क्या होते थे? अन्य 3 वर्णों के सेवा और विभिन्न श्रम साध्य कार्य होते थे, उनमें जुड़े रहते थे, संलग्न रहते थे। कौन? ये हमारे शूद्र होते थे। शूद्र सेवा और श्रम कार्य करते थे। खेतों में काम करने से लेकर हस्तशिल्प और निर्माण कार्य करते थे। क्या? खेतों में काम करने से लेकर क्या हस्तशिल्प और निर्माण कार्य करने का काम ये करते थे। फिर अस्पृश्य दलित मतलब अनटचेबल्स, अछूत मानने वाले कार्य की बात करें तो अस्पृश्य या दलित की बात करें, अनटचेबल्स की, तो अछूत माने जाने वाले काम इनके द्वारा किए जाते थे। जैसे चमड़े का उद्योग, सफाई, लाशें जलाना मतलब शवदाह, मल मूत्र प्रबंधन जैसे कार्य इनके द्वारा किए जाते थे। अनटचेबल्स कहते थे, दलित कहते थे इनको। सामाजिक भेदभाव और शोषण का सबसे ज़्यादा शिकार भी यही रहे। जो हमारे अस्पृश्य या हमारे अनटचेबल्स होते हैं, इनको कहा जाता था कि सामाजिक भेदभाव का सबसे ज़्यादा शिकार यही रहे। तो ये हमने 5 कैटेगरी देख ली जो जाति और श्रम विभाजन के संबंध पे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अस्पृश्य या फिर उनको कहते हैं दलित। अब श्रम विभाजन की बात करते तो श्रम विभाजन तो कर दिया हमने, 5 भागों में बांट दिया। नॉर्मली 4 ही होते हैं, लेकिन ये 5 भागों में हमने स्पष्टता बांट दिया। श्रम विभाजन के महत्व प्रभाव की बात करें, पहला आता ऑक्यूपेशनल फिक्सिटी मतलब व्यावसायिक अनिवार्यता। जाति आधारित श्रम विभाजन ने व्यवसायों को पीढ़ीगत बना दिया। मतलब जो पीढ़ियाँ मतलब पिता दादा जिस कार्य को कर रहे थे, अगली पीढ़ी को भी वही कार्य करने होते थे। क्या होता था? अगली पीढ़ी को भी वही कार्य करने होते थे। कोई व्यक्ति अपनी जाति से अलग व्यवसाय नहीं कर सकता था। क्या? कोई भी व्यक्ति क्या अपनी जाति से अलग रह के कोई दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकता था। फिर आता सामाजिक असमानता। क्या था? सामाजिक असमानता। तो उसकी बात करें तो ऊंची जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शारीरिक श्रम से दूर रही। क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्या है? ये तो शारीरिक श्रम से दूर रहती थी और सत्ता और संपत्ति पर नियंत्रण रखती थी। इस पे सत्ता और संपत्ति पर नियंत्रण रखती थी तीनों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और निचली जातियों को निम्न कार्यों तक ही सीमित रखा गया और इससे उनका सबसे ज्यादा शोषण हुआ। तो निचली जातियां उनको क्या निम्न कार्यों से तक ही सीमित रखा जाता था, इसी वजह से उनका क्या बहुत ज्यादा शोषण होता था, मतलब इस शोषण का शिकार हुई। फिर बात करें श्रम का सम्मान और अपमान। श्रम का सम्मान और अपमान की बात करें, हायरार्की ऑफ लेबर। मानसिक श्रम मतलब ब्राह्मणों का कार्य जो को उच्च दर्जा दिया गया, कि किसी कार्य को तो सम्मान दिया गया और किसी कार्य का अपमान किया गया। जबकि शारीरिक श्रम जो शूद्र और दलितों के द्वारा किया जाता था उसको तुच्छ माना गया। मानसिक श्रम को उच्च दर्जा दिया गया मतलब ब्राह्मणों के कार्य को, और जो शारीरिक श्रम करते थे शूद्र उनको तुच्छ माना गया। इससे श्रमिक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है। जो श्रमिक वर्ग होते हैं, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें कमी आई। बात करें आर्थिक गतिशीलता की कमी। क्या? आर्थिक गतिशीलता की कमी की बात करें, लैक ऑफ इकोनॉमिकल मोबिलिटी। तो जाति आधारित श्रम विभाजन ने क्या किया? व्यक्तिगत प्रतिभा और अवसरों को सीमित कर दिया। जातिगत जो श्रम विभाजन था इसने क्या किया? व्यक्तिगत प्रतिभा और अवसरों को सीमित कर दिया। व्यक्ति अपनी जाति के पैसे से बाहर जाकर प्रगति नहीं कर सकता था। व्यक्ति क्या अपनी जाति के पैसे से बाहर जाकर प्रगति नहीं कर सकता था। फिर आता उद्योग और व्यापार पर प्रभाव। क्या? उद्योग और व्यापार पर प्रभाव की बात करें तो जाति के आधार पर विभाजित श्रम ने कई तकनीकों और उद्यमशीलता के विकास को बाधित किया। क्या? जाति के आधार पर विभाजित जो श्रम है तो श्रम ने नई तकनीकों और उद्यमशीलता के विकास को बाधित किया। औद्योगिकरण के बाद भी पारंपरिक जो श्रम विभाजन है इसकी छाया बनी रही थी। क्या? औद्योगिकरण के बाद भी जो पारंपरिक श्रम विभाजन की छाया तो बनी रही, अर्थात जो कंपनियां हैं उनके मालिक के कौन हुए? जो हमारे वैश्य बन गए, जो हमारे जो क्या कहते हैं ना ब्राह्मण होते थे, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस होते थे ना जैसे स्कूल कॉलेज, इनके हेड बन गए। तो इस तरह वैसा तो नहीं रहा, लेकिन उसकी छाया जैसा मतलब उसी तरह का कुछ रहा।
तो हमने देखा ये 5 प्रभाव देखे हमने श्रम विभाजन का प्रभाव। तो व्यावसायिक अनिवार्यता, सामाजिक असमानता, तीसरा श्रम का सम्मान और अपमान, चौथा आर्थिक गतिशीलता की कमी और पांचवा उद्योग और व्यापार पर प्रभाव। अब बात करते हैं आधुनिक भारत में परिवर्तन की। आधुनिक भारत में क्या परिवर्तन आया? संविधान और कानूनी सुधारों ने जाति आधारित श्रम विभाजन को कमजोर बनाने की कोशिश की है। क्या संविधान और कानूनी सुधारों ने क्या किया? जाति आधारित जो श्रम विभाजन है इसको कमजोर करने की कोशिश की है। जैसे अनुच्छेद 17 क्या कहता है? छुआछूत का उन्मूलन करता है। क्या अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन करता है। जाति आधारित आरक्षण प्रणाली की बात करें तो निचली जातियों को शिक्षा और रोजगार में अवसर मिला है। क्या निचली जातियों को शिक्षा और रोजगार में अवसर मिला है। शहरीकरण औद्योगिकरण की बात करें तो लोगों को जाति के बंधनों से बाहर आने का अवसर भी मिला है। क्या लोगों को जाति के बंधनों से बाहर आने का अवसर मिला है। शिक्षा और जागरूकता की बात करें तो नई पीढ़ी के लिए स्वतंत्र व्यावसायिक विकल्प उपलब्ध हुए। क्या नई पीढ़ी के लिए स्वतंत्र और व्यावसायिक विकल्प उपलब्ध हुए। बात करें निष्कर्ष के रूप में तो परंपरागत रूप से जाति और श्रम विभाजन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। जो हमारा प्राचीन भारत का समाज था, वर्तमान तक रहा है ये, तो प्राचीन रूप में क्या है, जाति और श्रम विभाजन एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे, लेकिन इससे सामाजिक असमानता बनी रही। आधुनिक भारत में जाति आधारित श्रम विभाजन का प्रभाव कमजोर हो रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से अभी भी समाप्त नहीं हुआ। सामाजिक सुधार, शिक्षा, आर्थिक अवसरों में वृद्धि से धीरे धीरे यह भेदभाव खत्म हो रहा है। तो हमने इस चीज को देखा। अब आता हमारा अगला क्वेश्चन आता हमारा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। तो ये हमारे 2016 का मेंस था, तो उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा? 2016 के अंदर। तो 2016 के अंदर आया हुआ मेंस का क्वेश्चन है। तो आप इसे देखेंगे कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की बात करते हैं। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से पहले संस्कृतिकरण के बारे में तो पता हो, तो संस्कृतिकरण क्या होता है तभी तो बताएंगे। क्योंकि संस्कृतिकरण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसे का प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने अपने प्रतिपादित किया था। किसने? प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने प्रतिपादित किया। और ये प्रक्रिया बताती है कि निम्न जातियां उच्च जातियों की जीवन शैली, परंपराओं और मूल्यों को अपनाकर अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा करने की कोशिश करती है। क्या निम्न जातियां क्या करती है? उच्च जातियों की जीवन शैली, परंपराओं और मूल्यों को अपनाकर अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा करने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं संस्कृतिकरण की परिभाषा क्या है। संस्कृतिकरण की परिभाषा की बात करते हैं एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक निम्न जाति या समूह किसी उच्च जाति या समूह की रीति रिवाज, परंपराओं, विश्वासों और जीवन शैली को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रयास करता है। तो क्या है परिभाषा? संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक निम्न जाति या समूह किसी उच्च जाति या समूह के रीति रिवाज, परंपराओं, विश्वासों और जीवन शैली को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रयास करता है। और ये प्रक्रिया क्या विशेष रूप से हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के संदर्भ में देखी जाती है। कि जो हमारे हिंदू समाज है उसमें ये नॉर्मली देखी जाती है। अब बात करते हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। क्या संस्कृतिकरण की प्रक्रिया होती कैसे, उसकी बात करें तो संस्कृतिकरण मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों से होता है। कैसे होता है? पहला काम होता है उच्च जातियों की नकल करना, मतलब इमिटेशन ऑफ अपर क्लास। मतलब उच्च जातियां जैसे जैसे कार्य करती है वैसे वैसे निम्न जाति के लोग वैसे वैसे कार्य करना शुरू करते हैं। मतलब निम्न जातियां उच्च जातियों की बोली, वेशभूषा, भोजन, पूजा पाठ, आचार व्यवहार इनकी नकल करना शुरू कर देते हैं। उच्च जाति की नकल उदाहरण, पहले जिन जातियों में मांसाहार सामान्य था वे ब्राह्मणों की तरह शाकाहारी भोजन अपनाने लग गए। इसे कहते हैं उच्च जाति की नकल करना। फिर बात करें धार्मिक और नैतिक मान्यताओं को अपनाना। या धार्मिक और नैतिक मान्यताएं इनको अपनाना, तो उच्च जातियों की धार्मिक प्रथाओं को अपनाने की प्रवृत्ति। उच्च जातियां जिन धार्मिक प्रथाओं को अपनाती है उनको भी आप नीची जाति के लोग अपनाना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारी तीर्थ यात्रा, वेदों का अध्ययन, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना, ये सब जब कार्य करने शुरू कर दिए जाते हैं तो इससे क्या होता है? धार्मिक या नैतिक मान्यताओं को अपनाना माना जाता है। तो धार्मिक प्रथाओं को अपनाने की शुरुआत हो जाती है। फिर शुद्धता और सामाजिक नियमों का पालन, मतलब छुआछूत के नियमों को सख्ती से अपनाना। क्या? छुआछूत के नियमों को सख्ती से अपनाना। ब्राह्मणों की तरह स्नान, व्रत, हवन, मंत्र जाप। ब्राह्मणों की तरह स्नान, व्रत, हवन, मंत्र जाप इनकी जो जीवन शैली होती है उन सब चीज़ों को शामिल कर लेते हैं निम्न जाति के लोग।
चौथा था भाषा और आचार व्यवहार में बदलाव। ग्रामीण और पारंपरिक बोली की जगह संस्कृतनिष्ठ हिंदी और अन्य प्रतिष्ठित भाषाओं का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। मतलब अपनी भाषा में परिशुद्धता लाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? भाषा में परिशुद्धता लाने की कोशिश करते हैं। फिर आता पेश और अभिवादन और सामाजिक शिष्टाचार को उच्च जातियों के अनुसार बदलना। जैसे कोई अभिवादन करते हैं, जैसे कोई पहले तो क्या कहते थे, जैसे राम 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 राम, अब क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो इस तरह से क्या है, अभिवादन और सामाजिक शिष्टाचार को उच्च जाति के अनुसार बदलना। जैसे हमारे उच्च जाति के लोग करते हैं तो निम्न जाति के लोग भी वैसे ही व्यवहार करने की कोशिश करने लग जाते हैं। क्या आता पेशेवर और शैक्षणिक बदलाव। क्या पेशेवर और शैक्षणिक बदलाव की बात करें तो परंपरागत श्रम कार्यों को छोड़कर उच्च जातियों के व्यवसाय अपनाने की कोशिश की जाती है। जो हमारा परंपरागत कार्य होते हैं जाति के अनुसार, उन कार्यों को छोड़कर उच्च जाति के व्यवसाय अपनाने की कोशिश की जाती है। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाकर सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं संस्कृतिकरण की किन किन चरणों में होता है। उच्च जाति की नकल करना, फिर धार्मिक और नैतिक मान्यताओं को अपनाना, शुद्धता और सामाजिक नियमों का पालन करना, भाषा और आचार व्यवहार में बदलाव, पेशेवर और शैक्षणिक बदलाव। अब आता संस्कृतिकरण तो हो गया। संस्कृतिकरण के क्या परिणाम है? तो सामाजिक गतिशीलता, मतलब सोशल मोबिलिटी बढ़ती है इससे। मतलब जाति व्यवस्था को अधिक लचीला बनाता है। ये क्या करता है? जाति व्यवस्था को ज़्यादा लचीला बनाता है। निम्न जातियों को अपनी स्थिति सुधारने का भी अवसर मिलता है। जो छोटी जातियाँ होती हैं, निम्न जातियाँ, तो इनको क्या अपनी स्थिति सुधारने का मौका मिलता है संस्कृतिकरण के कारण। फिर आता जातिगत पहचान में बदलाव। कुछ जातियाँ अपने मूल जातिगत पेशों को छोड़कर नए पहचान स्थापित करने लगती है। क्या कुछ जातियाँ क्या अपने मूल जातिगत पेशों को छोड़कर नई पहचान स्थापित करने लगती है। उदाहरण के देखें, कई पिछड़ी जातियां खुद को क्षत्रिय और ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत करने लग जाती हैं। जो पिछड़ी जातियां, छोटी जातियां थी, वे क्या है, खुद को क्षत्रिय या ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत करने लग जाती है। कि हम तो भैया कि शुरू में ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे, लेकिन हम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमें निचली जाति समझा जाने लगा। तो संस्कृतिकरण के परिणाम की बात करें तो सामाजिक गतिशीलता है पहला, सोशल मोबिलिटी, दूसरा जातिगत पहचान में बदलाव। फिर बात करें जातिगत व्यवस्था का अस्तित्व बना रहता है। मतलब हालांकि संस्कृतिकरण से सामाजिक ऊंच नीच कम होती है, लेकिन जाति व्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं होती। क्या जाति व्यवस्था का अस्तित्व बना रहता है? हालांकि संस्कृतिकरण से क्या सामाजिक ऊंच नीच कम होती है, लेकिन जाति व्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। फिर सामाजिक तनाव और संघर्ष की बात करें तो उच्च जातियां इस प्रक्रिया का विरोध कर सकती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या विशेषता कम होती है। सामाजिक तनाव और संघर्ष की बात करें तो उच्च जातियां इस प्रक्रिया का विरोध कर सकती है। क्यों? क्योंकि इससे उनकी विशेषता कम होती है। कुछ जातियां अपने इस सामाजिक दर्जे को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष करती है। कुछ जातियां क्या इस नए सामाजिक दर्जे को मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष करती है। अब बात करें संस्कृतिकरण के कुछ उदाहरण। तो हमने ये चीज़ देख ली, पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। संस्कृतिकरण के परिणाम की पहला आता सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, दूसरा जातिगत पहचान में बदलाव, तीसरा जाति व्यवस्था का अस्तित्व बना रहता है, चौथा सामाजिक तनाव और संघर्ष। अब हम बात करें संस्कृतिकरण के उदाहरण। हम क्या लंबे लंबे आंसर नहीं देखना चाहते, ये तो क्या छोटे टुकड़ों में इसको देख रहे हैं ताकि आपको भविष्य में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसको वैसे देख सकें। दक्षिण भारत में लिंगायत समुदाय होते हैं। पहले समुदाय शूद्र जाति में आता था, लेकिन शैव परंपरा को अपनाकर, सॉरी एक मिनट में आता हूँ, शोर ज़्यादा हो रहा है। अरे चुप हो जाओ यार, सुने। तो हम संस्कृतिकरण के उदाहरण देख रहे थे। दक्षिण भारत में का लिंगायत समुदाय, पहले क्या ये समुदाय शूद्र जाति में आता था, लेकिन शैव परंपरा को अपनाकर समाज में अपनी ऊंची स्थिति इसने प्राप्त कर ली। दक्षिण भारत का लिंगायत समुदाय की बात कर रहे हैं। तो ये पहले क्या शूद्र जाति में आते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि शैव परंपरा को अपना लिया और समाज में अपनी ऊंची स्थिति इन्होंने प्राप्त कर ली। अगले उदाहरण में बात करें तो उत्तर भारत में यादव समुदाय। क्या उत्तर भारत में यादव समुदाय है? तो यादव ने स्वयं को क्षत्रिय वंश से जोड़कर सामाजिक दर्जा बढ़ाने की कोशिश की।
यादवों ने क्या किया, अपने आप को क्षत्रिय वंश से जोड़ा और क्षत्रिय वंश से जोड़कर क्या कि सामाजिक दर्जा बढ़ाने की कोशिश की। राजस्थान में मीणा समुदाय, तो मीणाओं ने अपने आप को राजपूत से जोड़कर उच्च जातीय पहचान स्थापित करने का प्रयास किया। क्या मीणाओं ने क्या अपने अपने को राजपूतों से जोड़कर उच्च जातीय पहचान स्थापित करने का प्रयास किया। अब एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आता है संस्कृतिकरण की कि ये पश्चिमीकरण से अलग है। जैसे पश्चिमीकरण में भी क्या बदलाव आता है, पश्चिमी जो संस्कृति है उसके आप टच में जाते हैं और उसमें टच में जाने की वजह से क्या आपके व्यवहार में बदलाव आता है। तो पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण में यही होता है, लेकिन दोनों में कुछ खास अंतर होते हैं। तो उन अंतरों को भी देख लेते हैं, परीक्षा में कई बार आते हैं तो आपको बताने होंगे कि संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में क्या अंतर है। पहली बात करें, इनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, प्रेरणा के स्रोत क्या है। संस्कृतिकरण में तो उच्च जातियाँ जैसे हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय होते हैं, ये प्रेरणा देते। पश्चिमीकरण में पश्चिमी समाज और संस्कृति प्रेरणा देते। फिर बदलाव के क्या तरीके हैं, कि बदलाव के तरीके की बात करें तो धार्मिक और सांस्कृतिक नकल करते हैं, क्या धर्म को अपनाने की कोशिश करते हैं और वैसे सांस्कृतिक नकल करने की कोशिश करते हैं। फिर बात करें आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और लोकतंत्र, ये चीज़ें हैं, ये देख देख के अपनाने की कोशिश करते हैं। फिर सामाजिक प्रभाव की बात करें, जाति व्यवस्था बनी रहती है। संस्कृतिकरण में क्या होता है, जाति व्यवस्था बनी रहती है। पश्चिमीकरण में क्या होता है, जाति व्यवस्था कमजोर हो जाती है। क्या होता है, जाति व्यवस्था कमजोर हो जाती है पश्चिमीकरण के अंदर। मुख्य तत्व की बात करें तो संस्कृतिकरण में संस्कृत ग्रंथ, हिंदू रीति रिवाज, ये मुख्य तत्व होते हैं संस्कृतिकरण के। मतलब ये चीज़ें सीखने के लिए यहाँ से सीखते हैं। पश्चिमीकरण की बात करें तो इसमें अंग्रेजी भाषा, आधुनिक जीवन शैली, इनको अपनाकर वो पश्चिमीकरण सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में कुछ अंतर है। कभी आ जाए तो आप लिख देना। तो बात में निष्कर्ष के रूप में देखें तो क्या है, संस्कृतिकरण क्या भारत में सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है। संस्कृतिकरण क्या रहा है, भारत में सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है, जिससे जातियों के बीच सामाजिक गतिशीलता आई है। हालांकि यह जाति व्यवस्था को समाप्त करने की बजाय उसे नए रूप में या ये जाति व्यवस्था को समाप्त करने की बजाय उसे नए रूप में बनाए रखने का एक तरीका बन गया है। आधुनिक भारत में शिक्षा, औद्योगिकरण और आरक्षण नीति के कारण जातिगत बदलाव अधिक प्रभावी हो रहे हैं। जातिगत बदलाव जो भी हो रहे हैं वो अधिक प्रभावी इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि भारत में शिक्षा, औद्योगिकरण और आरक्षण नीति आ गई है। अब बात करेंगे, एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्ड मैरिज, मतलब बाल विवाह से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे कब आया था, 2016 का क्वेश्चन था। कब का, 2016 के RS मेंस का क्वेश्चन था। तो उसकी बात करें, क्वेश्चन क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्ड मैरिज, मतलब बाल विवाह से आप क्या समझते हैं। हम इसको डिटेल से देखते हैं कि बाल विवाह क्या है, एक सामाजिक समस्या है। बाल विवाह क्या एक सामाजिक समस्या है। बाल विवाह एक ऐसी प्रथा है जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कर दिया जाता है। बाल विवाह क्या है, बाल विवाह एक ऐसी समस्या है, मतलब ऐसी प्रथा है जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कर दिया जाता है। और ये प्रथा कई वर्षों से समाज में चल रही है। ये प्रथा क्या कई वर्षों से समाज में चल रही है, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में। कहाँ चल रही है, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में चल रही है। हालांकि सरकार और समाज द्वारा इसे रोकने के कई प्रयास किए गए, फिर भी यह समस्या पूरी तरह से अभी भी समाप्त नहीं हुई है। सरकार ने इसको खूब कोशिश की कि रुक जाए, लेकिन फिर भी नहीं हो रही है। लेकिन हमें करके ही दिखाना है, इसको रोक के दिखाना। सबसे पहले बात आती है हमारे बाल विवाह होते ही क्यों है, बाल विवाह के क्या कारण है। पहला कारण आता है हमारे सामाजिक और पारंपरिक कारण, और इसमें क्या कहता है कि रूढ़िवादी मान्यता है। परंपरागत रूप से माना जाता है कि लड़की का विवाह जल्दी कर देना उसके परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करना है। क्या, लड़की का विवाह जल्दी कर देना जिससे क्या परिवार की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। फिर सम्मान बचाने की भावना, कुछ समुदायों में लड़कियों के विवाह को जल्दी करना परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया जाता है। इज्जत यदि बचानी है तो आपको लड़कियों की जल्दी शादी कर दो, तो सामाजिक कारण है ये। फिर आता जाति प्रथा और सामाजिक दबाव, अपनी जाति और समुदाय में विवाह सुनिश्चित करने के लिए परिवार जल्दी शादी करवा देते हैं ताकि उसका विवाह क्या उसी जाति में हो। क्यों, क्योंकि अगर वो बड़ी हो गई तो हो सकता है, बड़ा हो गया तो हो सकता है उसकी समाज में उसी जाति में वो विवाह। दूसरा कारण आता है हमारा कौन सा, आर्थिक कारण। क्या था, आर्थिक कारणों की बात करें, गरीबी। कई गरीब परिवार अपने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बेटियों का विवाह जल्दी कर देते हैं। कई गरीब परिवार क्या करते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बेटियों का विवाह जल्दी कर देते हैं। फिर आता है दहेज प्रथा।
ये माना जाता है कि छोटी उम्र में विवाह करने से दहेज कम देना पड़ता है। क्या छोटी उम्र में विवाह करने से क्या होता है, दहेज कम देना पड़ता है। तो ऐसा लगता है बड़ी उम्र में विवाह करने पर दहेज ज़्यादा देना पड़ता है, तो इस वजह से जल्दी शादी कर देते हैं। फिर अशिक्षा और जागरूकता की कमी, क्या था, अशिक्षा और जागरूकता की कमी की बात करें तो अशिक्षित परिवारों में बाल विवाह की संभावना ज़्यादा होती है। जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ पे बाल विवाह ज़्यादा होते हैं। कई माता पिता को यह पता ही नहीं होता कि कानूनी रूप से अपराध है, उनको तो लगता है कि सारी दुनिया कर रही है तो हम भी कर देते हैं बाल विवाह, जबकि ये जानते भी नहीं है वो कि ये एक तरह का अपराध है बाल विवाह करना। फिर आता लिंग भेद। क्या लिंग भेदभाव की बात करें तो लड़कियों को परिवार पर बोझ समझा जाता है। लड़कियों को क्या, परिवार पर बोझ समझा जाता है और इसलिए उन्हें जल्दी विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है। तो हमने देखे क्या कारण थे, कारणों में देखे, पहले कारण हमने सामाजिक देखे, फिर आर्थिक देखे। आर्थिक में हमारा गरीबी, दहेज प्रथा, फिर अशिक्षा, जागरूकता की कमी, लिंग भेदभाव। तो लड़कियों को परिवार पर बोझ समझा जाता है, इसलिए उनकी जल्दी विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है। अब शादी तो हो गई, शादी होने से क्या है, नुकसान बहुत सारे होते हैं। नुकसान भी आपको पता होना चाहिए कि बाल विवाह के दुष्प्रभाव क्या है। पहला होता है स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो कम उम्र में गर्भधारण करने से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। क्या, कम उम्र में जब बाल विवाह हो जाते हैं तो क्या होता है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बढ़ने की संभावना बढ़ती है। कुपोषण, एनीमिया और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती है। क्या, कुपोषण, एनीमिया और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती है। बात करें शिक्षा पर प्रभाव, शादी के बाद लड़कियों की पढ़ाई अक्सर बंद हो जाती है। या शादी के बाद लड़कियों की पढ़ाई अक्सर बंद हो जाती है। लड़कियां आत्मनिर्भर बनने का अवसर खो देती है। या लड़कियां क्या होती है, आत्मनिर्भर बनने का अवसर खो देती है। इससे शिक्षा पर प्रभाव की बात कर रहे हैं। फिर बात करें मानसिक और सामाजिक प्रभाव। या मानसिक और सामाजिक प्रभाव की बात करें तो छोटी उम्र में विवाह के कारण लड़कियां मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाती, जिससे उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ झेलना पड़ता है। क्या, जिससे उन्हें क्या, पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ झेलना पड़ता है। घरेलू हिंसा और शोषण की संभावना बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, घरेलू हिंसा शोषण की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि छोटी उम्र में विवाह के कारण लड़कियां मानसिक रूप से परिपक्व तो होती नहीं है, तो उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती है और वो यदि निभाने में थोड़ी सी भी गलती होती है तो उन्हें क्या होता है, घरेलू हिंसा और शोषण की संभावना बनी रहती है। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो लड़कियां आत्मनिर्भर कभी नहीं बन पाती, जीवन पर आर्थिक रूप से अपने पति या परिवार पर निर्भर रहती है, जिससे उनका आत्मसम्मान कमजोर रहता है। अब सरकार ये कौन कौन कैसे इसको रोका जा सकता है, तो बाल विवाह रोकने के लिए सरकारी प्रयास की बात करें तो कानूनी पहल की बात करें तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ये कानून क्या, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी को अवैध घोषित कर देता है। ये जो कानून है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, तो ये कानून क्या करता है, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के को की शादी को अवैध घोषित करता है। पॉक्सो अधिनियम 2012, यदि बाल विवाह के कारण नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इसे यौन शोषण ही माना जाएगा। तो नाबालिग लड़की यदि बाल विवाह किया तो यदि आपने शारीरिक संबंध बनाया तो इसे पॉक्सो एक्ट के तहत क्या, यौन शोषण माना जाएगा। फिर बात करें सामाजिक पहल। सामाजिक पहल भी, समाज भी इसके लिए आगे बढ़ रहा है, कार्य कर रहा है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। क्या, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चला रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। फिर आते कन्या सुमंगला योजना। क्या, कन्या सुमंगला योजना या फिर हमारी कन्या सुकन्या समृद्धि योजना, ये बहुत सारी योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजना है, कन्या सुमंगला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना। तो लड़कियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए योजना लागू की गई है। कि लड़कियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए ये योजनाएं लागू की गई। कौन कौन सी योजनाएं, सुकन्या और कन्या सुमंगला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना, ये दो योजनाएं लागू की गई है सामाजिक पहल के रूप में। अब देखते हैं हमारे जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं। क्या है, बहुत सारे जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं, उनकी बात करें कौन कौन से जागरूकता अभियान है। तो अभियानों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में, क्या, ग्रामीण इलाकों में एनजीओ और जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं। क्या, ग्रामीण इलाकों में एनजीओ और सरकारी संस्थाएं होती हैं, वो क्या करती है, बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाती है। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देकर इस प्रथा को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देकर क्या, इस प्रथा को रोकने के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसका समाधान और निष्कर्ष की बात करें तो बाल विवाह को रोकने के लिए कानूनी शक्ति के साथ साथ सामाजिक जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है।
कि बाल विवाह के लिए क्या सामाजिक जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। कानून तो चाहिए और सख्ती से पालन होना चाहिए कानून भी, लेकिन जागरूकता उससे ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, रूढ़िवादी सोच में बदलाव लाकर इस समस्या को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। ये जो समस्या है इसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं सामाजिक समाधान निष्कर्ष में इसको देखते हैं। अब ये हमने 25 क्वेश्चन तो देख लिए हैं, तीसरा वीडियो चल रहा है हमारा इसी क्रम का, तो आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडेंटिफाई 4 मेजर प्रॉब्लम विच द ट्राइबल्स इन राजस्थान आर फेसिंग। मतलब उन 4 मुख्य समस्याओं को रेखांकित कीजिए जिनका राजस्थान में जनजातियां सामना कर रही है, मतलब जनजातियों को दिक्कत आ रही है ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो ये भी हमारे 2016 RS मेंस का क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि 4 समस्याएं बतानी है जिनका क्या राजस्थान की जनजातियां सामना कर रही है। तो वैसे ये आ चुका है, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, लेकिन हम चीज़ों को बार बार देखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे चीज़ें याद होती है। तो बात देखें राजस्थान की जनजाति की समस्याएं क्या क्या है। राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ कई जनजातियां निवास करती है। राजस्थान क्या है? भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ कई जनजातियां निवास करती है, जैसे हमारा भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी। कौन कौन सी? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर और कथोड़ी। तो ये जनजातियां निवास करती है और ये जनजाति सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से अनेक समस्याएं होती हैं उनका सामना करती है। समस्याओं की बात करते हैं। समस्याएं कौन कौन सी आती है? पहली समस्या आती है आर्थिक समस्या, मतलब गरीबी, बेरोजगारी। अधिकांश जनजातियां क्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। पहली समस्या कौन सी आती है? गरीबी, बेरोजगारी। तो अधिकांश जनजातियां क्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। उनके पास स्थायी रोजगार के अवसर नहीं होते। क्या नहीं होते? इनके पास स्थायी रोजगार के अवसर नहीं होते, जिससे वो मौसमी मजदूरी पर निर्भर करते हैं। कैसे? वे मौसमी मजदूरी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करने लगते हैं। भूमि का स्वामित्व कम होने के कारण वे भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं। क्या? भूमि का स्वामित्व कम होने के कारण ये क्या बन जाते हैं? भूमिहीन मजदूर बन जाते हैं, क्योंकि इनके पास भूमि तो होती नहीं है। फिर बात करें पारंपरिक अर्थव्यवस्था की। पारंपरिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि और वनों पर अत्यधिक निर्भरता, लेकिन आधुनिक तकनीकों की कमी। क्या? कृषि और वनों पर अत्यधिक निर्भरता, लेकिन आधुनिक तकनीक की कमी। ये कृषि और वनों पे क्या बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं, लेकिन ये क्या आधुनिकता से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। किससे दूर होते हैं? आधुनिकता दूर होते हैं। इनके पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होती है ये नहीं होती है। तो जंगल कटाई और वन संसाधनों पर प्रतिबंध से क्या आजीविका पर असर पड़ता है। क्या होता है कि जंगल कटाई और वन संसाधनों पर प्रतिबंध लगने से क्या होता है? आजीविका पर असर पड़ता है। व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों में कम भागीदारी रहती है इनकी। इनकी क्या है? व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों में कम भागीदारी रहती है। ये हमारी क्या पारंपरिक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। आर्थिक समस्या। अब आती है शैक्षिक समस्याएं। कौन सी समस्या? शैक्षिक समस्याओं की बात करें तो शिक्षा की कमी। जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या कम है और उनकी जो है भी स्कूलें उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब है। माता पिता के लिए शिक्षा कोई प्राथमिकता नहीं होती। जनजातियों में क्या होता है? माता पिता के लिए शिक्षा कोई प्राथमिकता नहीं होती, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये नहीं उनकी प्राथमिकताओं में से एक नहीं है। जिससे स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे क्या आसानी से स्कूल छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता इतने सीरियस नहीं होते पढ़ाई के लिए। फिर भाषा संबंधी समस्या। जनजातीय भाषाएं, बोलियां अलग होने के कारण बच्चे शिक्षा को समझ ही नहीं पाते हैं। जो शिक्षा दी जाती है उनकी मातृभाषा में नहीं दी जाती है, इस कारण बच्चे क्या उस शिक्षा को समझ ही नहीं पाते हैं। हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। क्या? हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से जब शिक्षा ली जाती है तो उसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर बात करें लड़कियों की शिक्षा में बाधाएं। क्या? लड़कियों की शिक्षा में बाधाओं की बात करें जो आदिवासी लड़कियां हैं उनकी, तो रूढ़िवादी सोच और बाल विवाह के कारण। क्या? रूढ़िवादी सोच और बाल विवाह के कारण लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होती है। क्या होती है? रूढ़िवादी सोच और बाल विवाह के कारण लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होती है। घरेलू कार्यों और खेतों में मजदूरी करने के कारण लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती। क्योंकि लड़कियां क्या होती है? खेतों में काम करती है, घरेलू कार्य करती है, इसलिए वो क्या स्कूल नहीं जा पाती। तो बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या। सामाजिक भेदभाव और शोषण की बात करें, जनजातियों को समाज में अछूत और पिछड़ा माना जाता है। जनजातियों क्या माना जाता है? समाज में अछूत और पिछड़ा माना जाता है।
गैर जनजातीय लोग इन्हें ठगने या उनको आर्थिक शोषण करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो सामाजिक भेदभाव और शोषण की घटना इनसे होती रहती है। बात करें आगे तो अंधविश्वास और कुप्रथाएं। कई जनजातियों में आज भी टोनी तो चुड़ैल प्रथा, बलि प्रथा, जादू टोना जैसी कुरीतियाँ प्रचलित रहती है। तो ये जो कुप्रथाएं हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कौन कौन से? टोनी मतलब चुड़ैल प्रथा, बलि प्रथा, जादू टोना जैसी कुरीतियाँ इनके अंदर फैली हुई है। ये प्रथाएं उनकी सामाजिक उन्नति में बहुत ज़्यादा बाधा डालती है। ये जो प्रथाएं हैं ये क्या है? उनकी सामाजिक प्रगति में या सामाजिक उन्नति में बहुत ज़्यादा बाधा डालती है। स्वास्थ्य और पोषण की समस्या की बात करें तो कुपोषण, एनीमिया, शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है इनके अंदर क्या? कुपोषण, एनीमिया, शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं जनजातीय क्षेत्रों में सीमित है। जितनी भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं होती है वो जनजातीय क्षेत्रों में सीमित ही रहती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसीलिए उनको जो स्वास्थ्य संबंधी लाभ आसानी से मिल नहीं पाते। चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण क्या? चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण परंपरागत जो झोला छाप डॉक्टर है तो उनसे इलाज लेते रहते हैं जनजातीय लोग। कि जनजातीय लोग क्या है? इनसे इलाज लेने की सोचते रहते हैं, किससे? परंपरागत जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उन पर निर्भरता इनकी बनी रहती है। फिर बात करें राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याएं। पहली बात तो इनमें क्या होती है? जागरूकता की कमी होती है। क्या होती है? जागरूकता की कमी होती है। जनजातियाँ राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होती है और अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ रहती है। उनको अपने अधिकार पता नहीं होते हैं। वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सीमित भागीदारी रखते हैं। क्या रखते हैं? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सीमित भागीदारी रखती है जनजातियाँ। भ्रष्टाचार और योजनाओं के दुरुपयोग की बात करें तो सरकारी योजनाएं जैसे वन अधिकार अधिनियम, टीएसपी, ट्राइबल सब प्लान आदि सबका लाभ सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। ये योजनाएं इनका लाभ क्या इन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। बिचौलिए और भ्रष्ट अधिकारी इन योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं। जो हमारे वन अधिकार अधिनियम है, टीएसपी, इन सारी जो योजनाएं होती है ट्राइबल्स के लिए, उनका फायदा सबसे ज़्यादा कौन उठाता है? बिचौलिए। फिर विस्थापन और पर्यावरणीय समस्याओं की बात करें, इसकी विस्थापन पर्यावरणीय समस्याओं की बात करें तो जंगलों से बेदखली, जंगल संरक्षण कानूनों के कारण जनजातियों को पारंपरिक जो भूमि है उसे बेदखल कर दिया जाता है। कि जंगल संरक्षण कानूनों के कारण क्या होता है? जनजातियों को पारंपरिक भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। इससे उनका जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। जंगल से बेदखल की बात करें। दूसरा आता है हमारा औद्योगिकरण और खनन से विस्थापन। तो खान खदानें उद्योग स्थापित करने के कारण जनजातियों को उनकी भूमि से विस्थापित कर दिया जाता है। पुनर्वास योजनाएं कठिनता से लागू नहीं होने से या पुनर्वास योजनाएं ठीक से लागू नहीं होने से वो दर दर भटकने के लिए मजबूर रहते हैं। कौन? हमारे जनजातीय समूह। समाधान और सरकारी प्रयास की बात करें, सरकारी कौन कौन से प्रयास हो रहे हैं तो सरकार ने जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है। सरकार ने क्या? जनजातियों को समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। जैसे हमारी वन अधिकार अधिनियम 2006, जंगलों पर उनका अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? जंगलों पर उनका अधिकार दिया गया। एकलव्य मॉडल स्कूल, जनजातीय बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। ट्राइबल सब प्लान मतलब विकास योजनाओं में जनजातियों के लिए विशेष बजट दिया जाता है। विकास योजनाओं में क्या होता है? जनजातियों के लिए विशेष बजट दिया जाता है। पैसा अधिनियम 1996, ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार दिया जाता है। या पैसा अधिनियम 1996 की बात करें तो ग्राम सभाओं को ज़्यादा अधिकार देना। आदिवासी विकास योजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए काम आती है। आदिवासी विकास योजनाएं क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। तो सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई है उसकी बात करें तो वन अधिकार अधिनियम 2006, एकलव्य मॉडल स्कूल, ट्राइबल सब प्लान टीएसपी एरिया के लिए, पैसा अधिनियम 1996, आदिवासी विकास परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए। निष्कर्ष के रूप में देखें, आप इसके रूप में देखें, निष्कर्ष के रूप में देखें राजस्थान की जनजाति कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का सामना कर रही है। हालांकि सरकारी प्रयास और योजनाएं इस दिशा में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं का सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करना जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देकर हम क्या कर सकते हैं? जनजातियों का समग्र विकास कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है जो हमारा जीएस गुरिया से संबंधित है। गोविंद सदाशिव गुरिया, जिन्हें क्या कहते हैं? हमारे क्या कहते हैं? भारतीय समाजशास्त्र का जनक का पिता कहा जाता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट गिवन बाय जीएस गुरिया, मतलब जीएस गुरिया द्वारा प्रदत्त जाति की विशेषताओं को वर्णन करें। जाति की विशेषताओं के बारे में बताएं। किसके अनुसार? जीएस गुरिया के अनुसार।
तो ये सवाल हमारे 2016 के अंदर ही आता है, ये भी 2016 की जो RS मेंस की परीक्षा लगी थी उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं GS गुरिया साहब के अनुसार। GS गुरिया साहब क्या कहते हैं, जो भारत के प्रमुख समाजशास्त्रियों में से एक थे। GS गुरिया साहब क्या थे, भारत के प्रमुख समाजशास्त्रियों में से एक थे। इन्होंने जाति व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया और उसकी कुछ विशेषताएं बताई थी। उनकी पुस्तक थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया। पुस्तक का नाम क्या, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, 1932 में छपी थी। उन्होंने जाति की बहुत सारी विशेषताएं बताई। क्या इसके अंदर उन्होंने क्या है, जाति की बहुत सारी विशेषताएं बताई थी। और वो विशेषताएं कौन कौन सी थी उनकी बात करते हैं। पहली विशेषता थी वर्गीकरण और पदानुक्रम। जाति की विशेषताओं में क्या आता है, पहला वर्गीकरण आता है और पदानुक्रम, मतलब सेगमेंटल डिवीजन एंड हायरार्की। तो जाति व्यवस्था क्या समाज को अलग अलग समूहों में विभाजित करती है, जिन्हें जातियां कहते हैं। जाति व्यवस्था क्या है, समाज को अलग अलग समूहों में बांटती है, विभाजित करती है, जिन्हें क्या कहते हैं, जातियां कहते हैं। और जातीय जन्म के आधार पर निर्धारित होती है और व्यक्ति जीवन भर उसी जाति में रहता है जिस जाति का वो होता है। तो जाति व्यवस्था समाज को अलग अलग समूहों में विभाजित करती है, जिन्हें जातियां कहते हैं। जातीय जन्म के आधार पर निर्धारित होती है और व्यक्ति जीवन भर उसी जाति में रहता है जिस जाति का वो होता है। बात करें इसमें एक श्रृंखलाबद्ध पदानुक्रम, क्या इसमें एक श्रृंखलाबद्ध पदानुक्रम या हायरार्की होती है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर और शूद्र सबसे नीचे माने जाते हैं। फिर बात करें विवाह संबंधी प्रतिबंध, दूसरी विशेषता है इस जाति व्यवस्था में क्या होता है, अंतर विवाह का नियम होता है, यानी व्यक्ति केवल अपनी जाति के भीतर विवाह करने की अनुमति होती है। व्यक्ति को क्या होता है, केवल अपनी ही जाति के भीतर विवाह करने की अनुमति होती है। और ये नियम सामाजिक संरचना को बनाए रखने, जातियों को अलग रखने में मदद करता है। क्या व्यक्ति जब अपनी जाति में विवाह करता है तो दूसरी जाति से वो कट जाता है। खान पान और सामाजिक दूरी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूड एंड सोशल इंटरेक्शन। जाति व्यवस्था में शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर खान पान से जुड़े नियम होते हैं। क्या होते हैं, शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर क्या होते हैं, खान पान से जुड़े नियम होते हैं। उच्च जातियां निम्न जातियों के साथ भोजन साझा करने से बचती है। उच्च जातियां क्या निम्न जातियों के साथ क्या भोजन साझा नहीं करती है, उनके साथ बांटती नहीं है। छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी भी इसी आधार पर विकसित हुई थी, जिसमें निम्न जातियों को सार्वजनिक स्थानों और संसाधनों तक सीमित पहुंच दी गई थी। मतलब जो निम्न जातियां होती थी वो सार्वजनिक स्थान और संसाधनों तक नहीं जा सकती थी। हमारी छुआछूत भी इसी वजह से पैदा हुई थी। फिर बात करें वंशानुगत व्यवसाय, मतलब हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। जाति व्यवस्था में पेशा जन्म से निर्धारित होता है। क्या जाति व्यवस्था में क्या होता है, पेशा जन्म से निर्धारित होता है। ब्राह्मण पूजा पाठ और शिक्षा का कार्य करते हैं, क्षत्रिय शासन और युद्ध का कार्य करते हैं, वैश्य व्यापार करते हैं, शूद्र सेवा और श्रम का कार्य करते हैं। तो जाति व्यवस्था में क्या होता है, पेशा जन्म से निर्धारित होता है, कौन क्या काम करेगा। इस प्रकार के एक जाति के व्यक्ति को, इस तरह एक जाति के व्यक्ति को परंपरागत रूप से वही व्यवसाय अपनाना पड़ता था जो उसके पूर्वजों का था। तो इस तरह वह उससे बाहर नहीं जा सकता था। बात करें सामाजिक और धार्मिक बाधाएं, सामाजिक और धार्मिक बाधाओं की बात करें तो सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज ऑफ प्रिविलेज। क्या सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेज की बात करें, उच्च जातियों को अधिक सामाजिक और धार्मिक विशेषाधिकार मिले हुए थे। क्या उच्च जातियों को अधिक धार्मिक और सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि निम्न जातियों पर कई प्रकार की पाबंदियां होती थी। उच्च जातियों को तो विशेषाधिकार मिले थे, जबकि निम्न जातियों को क्या थी, पाबंदियां थी, बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थी। उदाहरण के लिए देखें तो कुछ जातियों को मंदिर में प्रवेश करने और सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। क्या कुछ जातियों को तो मंदिर में प्रवेश तक करने की अनुमति नहीं थी और सार्वजनिक कुएं होते थे उनसे पानी लेने की अनुमति भी नहीं होती थी। ब्राह्मणों को धार्मिक अनुष्ठानों में प्राथमिकता दी जाती थी, मतलब धार्मिक अनुष्ठान होते थे तो उसमें ब्राह्मण सबसे आगे रहते थे करने के लिए। जाति पंचायत की बात करें, वैसे ये 7वीं नंबर पे आती है विशेषता, जो हमारे जो विशेषताएं थी जाति की व्यवस्था बताई थी गोविंद सदाशिव गुरियन GS गुरिया साहब ने। तो इस विशेषताएं कितनी थी, 6। लेकिन क्या है कि उनकी एक बुक थी, तो बुक में क्या है एक 7वीं विशेषता बताई थी, और 7वीं विशेषता कौन सी थी, जाति पंचायत। और ये नॉर्मली कई किताबों के अंदर ये विशेषता नहीं बताई जाती, लेकिन ये विशेषता भी है। इसको छोड़ दिया जाता है, जैसे छोड़ते हैं ना 6 विशेषता बताते हैं, इसको छोड़ के रखा जाता है, लेकिन हम तो इसको भी शामिल करेंगे क्योंकि उन्होंने ये वाली बात भी बताई। तो प्रत्येक जाति की अपनी एक जाति पंचायत होती थी, जो उसके सदस्यों के
व्यवहार और नियमों को नियंत्रित करती थी। क्या प्रत्येक जाति की अपनी एक जाति पंचायत होती थी जो उसके सदस्यों के व्यवहार और नियमों को नियंत्रित करती थी। जाति पंचायत सामाजिक अपराधों पर दंड भी दे सकती थी, जैसे हमारे बहिष्कार, मतलब एक्स कम्युनिकेशन, मतलब उनको बहिष्कार कर देते हैं कि उसको कोई बात नहीं करेगा। फिर बात करें जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था। क्या जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था की बात करें तो एस्क्रिप्टिव कास्ट सिस्टम। जाति जन्म से निर्धारित होती है, अर्थात कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से जाति नहीं बदल सकता। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से जाति नहीं बदल सकता। यह व्यवस्था गतिहीनता को बढ़ावा देती है। किसको? सोशल इमोबिलिटी, मतलब गतिहीनता को बढ़ावा देती है, जिससे जातियों के बीच सामाजिक बदलाव मुश्किल हो जाता है। जिससे क्या होता है? जातियों के बीच क्या होता है? सामाजिक बदलाव मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाति क्या है? जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था है। तो हम देखते हैं जीएस गुरिया साहब के अनुसार जो हमारी जाति की कुछ विशेषताएं हैं, जो उनकी बुक थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया, तो उसकी कुछ विशेषताएं थी, बताएं कौन कौन सी थी? वर्गीकरण और पदानुक्रम, विवाह संबंधी प्रतिबंध, खान पान और सामाजिक दूरी, वंशानुगत व्यवसाय, सामाजिक और धार्मिक बाधाएं, जाति पंचायत मतलब कास्ट पंचायत, जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था। हम निष्कर्ष के रूप में देखें जीएस गुरिया साहब की जाति व्यवस्था में, जीएस गुरिया के अनुसार जाति व्यवस्था एक अनूठी सामाजिक संरचना है जो समाज में श्रेणीकरण, सामाजिक दूरी, व्यवसायगत विभाजन और धार्मिक विशेष अधिकारों को बना के रखती है। हालांकि आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में कई परिवर्तन आए, लेकिन इसके कुछ तत्व आज भी समाज में देखे जा सकते हैं, मतलब जाति व्यवस्था अभी भी समाज में बनी हुई है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर कौन सा? आतंकवाद के सामाजिक परिणामों को समझाइए। जो आतंकवाद होता है तो आतंकवादी क्या बताने हमें? सामाजिक परिणाम बताने। तो कौन कौन से परिणाम है उसकी बात करें तो ये हमारा 2016 का जो RS मेंस था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेन करना हमें सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेररिज्म। तो ये वही क्वेश्चन है जो दोबारा या बार बार आने की कोशिश उनकी दिन की होती है परीक्षा में, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आतंकवादी के सामाजिक परिणाम क्या क्या है उनकी बात करें तो आतंकवाद क्या किसी भी समाज के लिए गंभीर संकट पैदा करता है। आतंकवाद क्या करता है? किसी भी समाज की बात करें तो किसी भी समाज के लिए गंभीर संकट पैदा करता है। यह न केवल मानव जीवन को नुकसान पहुंचाता है बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिरता को भी प्रभावित करता है। तो आतंकवाद क्या है? किसी भी समाज के लिए गंभीर संकट पैदा करता है। यह न केवल मानव जीवन को नुकसान पहुंचाता है बल्कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को भी प्रभावित करता है। आतंकवाद के कारण समाज में भय और अविश्वास, असुरक्षा ये भावना पैदा होती है। आतंकवाद के कारण क्या होता है? समाज में भय, अविश्वास और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। अब बात करते हैं तो प्रभावों की। पहला आता है हमारा सामाजिक अस्थिरता होती है आतंकवाद से। हम देख रहे हैं आतंकवाद का समाज पर प्रभाव। पहला सामाजिक अस्थिरता मतलब आतंकवाद के कारण समाज में अराजकता और हिंसा का माहौल बन जाता है। आतंकवाद के कारण क्या होता है? समाज में अराजकता और हिंसा का माहौल बन जाता है। आम नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। क्या होता है? आम नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है, जिससे समाज का सामंजस्य प्रभावित होता है। समाज का सामंजस्य प्रभावित होगा। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से सामाजिक ताना बाना कमजोर पड़ जाता है। क्या कानूनी व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से सामाजिक ताना बाना है वो कमजोर पड़ जाता है। इससे फिर बात करें सांप्रदायिक और जातीय तनाव बढ़ता है आतंकवाद से। कैसे? कई बार आतंकवादी घटनाएं धार्मिक और जातीय संघर्ष को जन्म देती है। क्या होता है? आतंकवादी घटनाएं क्या करती है? धार्मिक संघर्ष को जन्म देती है। आतंकवादी संगठनों के द्वारा धार्मिक और जातीय ध्रुवीयता का प्रयास किया जाता है, मतलब एक तरफ करने की कोशिश की जाती है जनता को। किसके आधार पे? हमारे धर्म और जाति के आधार पर आतंकवाद। इसके कारण समाज में अविश्वास, घृणा और अलगाव की भावना पैदा होती है। मतलब जो आतंकवादी होते हैं जिस समुदाय से संबंधित होते हैं उस पूरे समुदाय को के प्रति अविश्वास, घृणा और अलगाव की भावना पैदा हो जाती है। तो मानवाधिकार का उल्लंघन की बात करें तो आतंकवाद की वजह से निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। आतंकवाद के कारण क्या होता है? निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। सरकारें आतंकवाद को रोकने के लिए कठोर कानून, सुरक्षा कानून लागू करती है, जिससे कभी कभी नागरिक स्वतंत्रता भी प्रभावित होती है। सरकार क्या करती है? आतंकवाद के कारण क्या है? आतंकवाद को रोकने के लिए
कठोर सुरक्षा कानून लागू करती है, जिनसे कभी कभी नागरिक स्वतंत्रताएं भी प्रभावित होती है। बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक ध्रुवीकरण। आतंकवाद समाज में अलगाव और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। आतंकवाद क्या करता है? समाज में अलगाव और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। विभिन्न समुदायों के बीच भय और संदेह की भावना पैदा होती है। लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगते हैं, जिससे सामाजिक एकता कमजोर हो जाती है। क्या लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगते हैं कि पता नहीं, हो सकता है कि ये भी आतंकवादी हो, तो इसलिए क्या सामाजिक एकता कमजोर होती है। प्रवासन या माइग्रेशन और विस्थापन की बात करें तो आतंकवादी हमलों के कारण लोग अपने घर गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आतंकवादी हमलों के कारण क्या होता है? लोग अपने घर गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो प्रभावित क्षेत्र, तो प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग शरणार्थी बनकर अन्य जगहों पर भी चले जाते हैं। प्रभावित क्षेत्र होते हैं, प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग क्या शरणार्थी बनकर अन्य जगहों पर चले जाते हैं। इससे क्या नए क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव, जन संसाधनों की कमी और सांस्कृतिक संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ झुकाव की बात करें तो आतंकवादी संगठन युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, मतलब लोगों को कट्टर बनाने की कोशिश करते हैं। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा के कारण युवा आतंकवादी संगठनों के जाल में फंस जाते हैं। किस वजह से? बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा के कारण युवा आतंकवादी संगठनों के जाल में फंस जाते हैं। आर्थिक और शैक्षिक गतिविधियों का प्रभाव की बात करें तो आतंकवाद के कारण क्या स्कूल, कॉलेज और व्यवसाय बंद हो जाते हैं और पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे निवेशक असुरक्षित महसूस करते हैं, जिससे आर्थिक विकास से प्रभावी होता है। अब हमने देखा आतंकवाद की वजह से समाज में कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। पहला कारण प्रभाव सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है, सांप्रदायिक और जातीय दबाव तनाव आता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक ध्रुवीकरण होता है, प्रवासन मतलब माइग्रेशन और विस्थापन होता है, युवाओं को कट्टरपंथ की ओर झुकाव होता है, आर्थिक और शैक्षिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। हम निष्कर्ष के रूप में देखते हैं तो आतंकवाद के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाता है, लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ाता है और सामाजिक समरसता को तोड़ता है। और इसे रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, रोजगार के अवसर और सामुदायिक समरसता को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आज का यहीं रोकते हैं। अगले पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चंस आप तैयार कर रहे होंगे, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और क्या कहते हैं, यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स की बातें से बताएं, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।